अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हम्माद। आज की इस वीडियो में हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML और CSS की। HTML और CSS को हम बिल्कुल साथ लेकर चलेंगे। एक वीडियो मेरी HTML की आएगी और एक वीडियो मेरी CSS की आएगी। एक सीरीज को हम लेकर चलेंगे जिसके अंदर हम लोग पूरी HTML और CSS को कवर करेंगे। ये सब कुछ हम एक वीडियो के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके HTML और CSS को साथ साथ कवर करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ना HTML होता क्या है। HTML और CSS हमारे पास होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग HTML को देख लेते हैं। अगर आप बिगनर हो या अगर आपने कभी कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं की, तो इसको बिल्कुल हम लोग बेसिक से लेकर चलेंगे, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग या कोडिंग नहीं भी की ना, देन आप फिर भी इजीली समझ लोगे इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे HTML होता क्या है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे। फिलहाल हम इसको डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। HTML जो हमारे पास इस्तेमाल होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिकली ये हमारा वेब पेज, जो हमारे जो वेबसाइट्स होती है, उसका स्ट्रक्चर, उसका लेआउट डिफाइन करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, HTML को, ठीक है। अब HTML को हम लोग किस तरह इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, वो हम आगे जाकर अब देखेंगे, ठीक है। HTML के अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर HTML की हम लोग समझे, तो एक घर है, ठीक है, उस घर के दीवारें हैं, उस घर की खिड़कियां हैं, ठीक है, उस घर की सीढ़ियां हैं, उस घर का एक स्ट्रक्चर है। वो जो स्ट्रक्चर है ना, अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से लें, तो उस स्ट्रक्चर जो डिफाइन हुआ है किसकी मदद से हुआ है, HTML की मदद से हुआ है। और उसी के अंदर उस दीवारों पे कलर आ जाए, ठीक है, उस दीवारों की डिजाइनिंग हो जाए, उस विंडो पर कोई ना कोई डिजाइनिंग हो जाए, कुछ हमारे पास वहां पे कलर्स आ जाए, ठीक है, कुछ चीजों के ऊपर डिजाइन बनकर आ जाए, कुछ चीजों को एडजस्ट कर दें, तो वो ये सारा कुछ होगा वो किसकी मदद से होगा, CSS की मदद से। बेसिकली हम लोग जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है ना, वो किसकी मदद से डिफाइन कर रहे होते हैं, HTML की मदद से। और उसके अंदर जो डिजाइनिंग, कलरिंग और जो भी हम लोग चीजें एडजस्ट कर रहे होते हैं, वो किसकी मदद से कर रहे होते हैं, CSS की मदद से कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने टाइपस्क्रिप्ट की बहुत सारी वीडियोस बनाई है। बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट इज ए सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है, एक घर बन गया, उस घर का स्ट्रक्चर डिफाइन होगा किससे, HTML से। अब उसके अंदर कलरिंग हो गई, उसके अंदर कुछ हम लोगों ने डिजाइन ऐड कर दिया, कलर ऐड कर दिया, एडजस्टमेंट कर दी, वो हमने कर दिया CSS की मदद से, ठीक है। फर्ज करो अब मैंने एक वहां पर एक बटन लगाया, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत अच्छी जावास्क्रिप्ट पे एग्जाम्पल है। मैंने बटन लगाया किसकी मदद से, HTML की मदद से। मैंने बोला कि यहाँ पर एक बटन होना चाहिए, स्ट्रक्चर ही है ना, कि एक फैन का बटन कहाँ पर होना चाहिए, इस दीवार पर होना चाहिए। ये मैंने किसकी मदद से बताया, HTML की मदद से बताया। अब उस बटन का जो कलर है या डिजाइन है, वो मैं किसकी मदद से बताऊंगा, CSS की मदद से। लेकिन मैं चाहता हूं जब इस बटन को मैं दबाऊं तो ये मेरा पंखा चले। तो ये क्या एक फंक्शनैलिटी है कि मैं जब बटन दबाऊंगा तो क्या हो, मेरा पंखा चले। तो ये हम किसकी मदद से ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, हमारे जो भी वेबसाइट है उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करता है। यानी कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये हो, इस पे क्लिक करूं तो ये हो। तो ये किसकी मदद से हो रहा था, जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, अब हम लोगों ने HTML को करना है, HTML का कोड भी हम लोग को लिखना होगा। अब वो कोड हम लोग देखो नोट पैड पे भी लिख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे नोट कोड एडिटर है, ठीक है, वहां भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे VS कोड का। तो सबसे पहले देख लेंगे VS कोड को आप लोग डाउनलोड किस तरह करो। आपने गूगल पे आना है, ठीक है। अच्छा, गूगल पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो ये एक वेब पेज ही है, ठीक है, गूगल का। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये कुछ सर्च बार है। अच्छा, ये मेरी हिस्ट्री है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करो। यहाँ पर देखो कुछ बार्स हैं, ये भी सर्च बार है। यहाँ पर एक डायग्राम सी है। तो ये हम लोगों ने किसकी मदद से डिफाइन किया, ये हमने किसकी मदद से डिफाइन किया, HTML की मदद से, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने कुछ आइकन्स बनाए, इसकी कलरिंग है, ठीक है। अब ये किसकी मदद से ऐड हुआ है, ये हमारा ऐड हुआ है CSS की मदद से, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप बिल्कुल बेसिक पे हो तो आपको अभी ये चीजें समझ नहीं आएंगी। जैसे हम लोग HTML की कोडिंग स्टार्ट करेंगे, चीजें डिफाइन करना, उसके टैग्स को डिस्कस करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। जो बिगनर्स लेवल है उनको समझ आ गई होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, VS कोड, तीसरे नंबर पर लिखे VS कोड डाउनलोड। यहाँ पर आएंगे, ये जो पहली वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ एक इंटरफेस बना है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर VS कोड लिखा हुआ है, ये सारी चीजें बनी हुई है।
अब ये बेसिकली अगर मैंने ये जो सारी चीजें डिफाइन की हैं, लिखी हुई हैं, ये किसकी मदद से की है? HTML की मदद से। अब ये देखो यहाँ ब्लू कलर है, इसका ब्लू कलर है, इसका भी ब्लू कलर है। ये कुछ मैंने इसको देखो यहाँ डब्बा सा बनाया है, यहाँ पर कुछ इसका, इसको मैंने कुछ ना कुछ मैनेज किया हुआ है, इसको भी ब्लू कलर दिया हुआ है। तो ये जितनी भी डिजाइनिंग है तो ये किसकी मदद से हुई हुई है? CSS की। और ये जितना कुछ लिखा हुआ है, डिफाइन हुआ हुआ है स्ट्रक्चर, ये किसकी मदद से हुआ हुआ है? HTML की मदद से। ठीक है, आपको ये आगे जाके बहुत अच्छे से समझ आएगा कि HTML हमारा किस तरह काम करता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप पीसी, आप लैपटॉप इस्तेमाल करो तो आपने सिंपली ये विंडोज पे जाना है। ठीक है, इसको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप कोई और डिवाइस इस्तेमाल करो जैसे कि मैक इस्तेमाल करो तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करो। तो बेसिकली आपने VS कोड एडिटर इस्तेमाल करना है। VS कोड एडिटर इस्तेमाल करने की वजह क्या है? VS कोड हमें बहुत सारी आसानियां देता है। ठीक है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी देता है कि हम लोग कोई भी कोड लिख रहे होते हैं तो हमें सजेशंस बहुत ज्यादा जो मिल रही होती है वो VS कोड की मदद से मिल रही होती है। ठीक है, तो ये हमें कोडिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो अगर हम लोग नोटपैड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल, लेकिन उसके अंदर हम लोग को मैनुअली सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी सजेशंस मिल जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे किस तरह। आपने इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको क्या कर लेना है? इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जस्ट आना है, ठीक है, अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करके न्यू जाना है, फोल्डर पे जाना है। इस फोल्डर को हम एक नाम देंगे, इसको हम दे देंगे HTML का। ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। अब इसको मैंने क्या कर लिया? ओपन कर लिया। ठीक है, आपने सिंपल ओपन करना है, इस बार पे जाके आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने लिखना है CMD। CMD जब आप लिखोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब आपको अपने VS कोड पर जाना है। उसके लिए हम लोग यहाँ कमांड लिखते हैं, कोड स्पेस डॉट। अब ये कमांड क्या करती है? आपको जो आपका फोल्डर है उसी डायरेक्टरी से आपको कहाँ ले जाती है? VS कोड में। तो आपको VS कोड में जाके अलग से फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जब इसको एंटर करूंगा तो ये मुझे कहाँ पर लेकर आ गई है? मेरे VS कोड के अंदर मुझे लेकर आ गई है। तो देखो आप यहाँ पर कुछ एक बना हुआ है, तो ये क्या है? एक फोल्डर है। इसको मैं VS कोड के अंदर आके भी बना सकता था, लेकिन समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम्स होती है कि बाद में हम लोग किस तरह फोल्डर बनाएंगे, ये किस तरह हुआ। तो मैंने आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप से फोल्डर बना के किस तरह VS कोड पर आने बता दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पर देखो न्यू फोल्डर है, यहाँ पे न्यू फाइल है, ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, एक्सप्लोरर का ऑप्शन। अब देखो ये जो न्यू फाइल है, यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे HTML की फाइल। अब यहाँ से हम लोग एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना सकते हैं, वो किसकी मदद से? यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू फोल्डर। अब हम लोग आ जाते हैं दोबारा से स्लाइड्स के ऊपर। अब देख लेते हैं HTML को फर्दर। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको पहले ही बताया था जो HTML जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि HTML को इस्तेमाल किया जाता है वेब पेज का लेआउट, ठीक है, उसके मार्कअप, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। वेब पेज के स्ट्रक्चर और उसके ऊपर जो कंटेंट होगा, उसके ऊपर जो चीजें होंगी, उसको डिफाइन करने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है? HTML को, जिस तरह मैंने आपको बता चुका हूं पहले। तो द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट्स आर कॉल्ड HTML टैग्स। HTML टैग्स क्या होते हैं? हमारी वेबसाइट पे जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होते हैं, वो हम किसकी मदद से कर रहे होते हैं? HTML टैग्स की मदद से। तो HTML टैग्स हमारे पास मदद करते हैं कि हम लोग अपनी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है वो बता सके। ठीक है, जो भी कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, ये कंटेंट मेरा यहाँ पर आएगा, ये किसकी मदद से हो रहा होगा? HTML टैग्स की मदद से। अब ये किस तरह होगा वो आपको आगे जाके पता चलेगा जब हम HTML टैग्स को डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं फर्स्ट HTML फाइल index.html। इट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ फॉर अ वेबसाइट होम पेज। अब ये बात क्यों लिखी हुई है कि इट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ द वेबसाइट होम पेज? जब भी हम लोग HTML का कोड स्टार्ट करते हैं लिखना, हम लोग एक फाइल बनाएंगे HTML की, उसको हम लोग नाम देंगे इंडेक्स डॉट। अब ये जो HTML है, ये एक्सटेंशन है, ये बताती है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में कोड लिखना है, कोड HTML में। तो ये क्या कर देगी? मेरे पास HTML की एक फाइल क्रिएट कर देगी जिसका नाम मैंने रखा है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स नाम रखना क्यों जरूरी है? अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि हम लोग
इसका कोई और भी नाम रख सकते हैं। तो देखो HTML में जो हम लोग index.html लिखते हैं ना, इसकी बहुत बड़ी वजह है, इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि देखो अभी मैं अगर यहाँ पर आऊँ गूगल पे, मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, गूगल मैंने लिखा, ये मेरी गूगल की वेबसाइट है, यहाँ पर मैं आ गया। अब देखो ये गूगल का क्या होम पेज है, अब ये गूगल का होम पेज है, ठीक है। अब यहाँ से मैं किसी और पेज पे जा सकता हूँ सर्च करके, या इस पे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ से मैं कहीं और जा सकता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट गूगल का क्या है, होम पेज है। तो ये जो index.html होता है ना, तो ये यहाँ पर क्या लिखा है मेरे पास स्लाइड्स के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है हमारे पास, ये जो index.html की फाइल हम लोग बनाते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या बन जाता है, होम पेज बन जाता है। अगर index.html की फाइल नहीं बनाऊंगा तो उसको मेरा होम पेज मिलेगा ही नहीं। तो मुझे खुद से डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सर्वर को कि ये मेरा होम पेज है, index.html मैंने बनाई नहीं है, लेकिन ये मेरा क्या है, होम पेज है। तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं index.html को लिख दूंगा, फाइल बना दूंगा, तो वो क्या कर देगा, बाय डिफॉल्ट index.html को क्या कर देगा, मेरा होम पेज बना देगा। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज करनी है, एक्सटेंशन पे जाना है। ये ऑप्शन नीचे आपके पास रहेगा एक्सटेंशन का, यहां पर आपने लिखना है लाइव सर्वर, इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। अच्छा, ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करने की वजह क्या थी, अब देखो यहाँ पर जब मैंने इसको इंस्टॉल किया ना, तो पहले मेरे पास ये गो लाइव लिखा हुआ नहीं था, अब मेरे पास यहाँ पर गो लाइव लिखा हुआ आ गया। अब ये होता क्या है, देखो HTML से हम लोग बना रहे होते हैं वेब पेज, वेब पेज अब हम बना रहे हैं, तो वो वेब पेज कहाँ डिस्प्ले होता है, हमारे ब्राउजर पे। तो अब हम जब बनाएंगे तो उसको चेक भी तो करेंगे हमारा वेब पेज बन किस तरह है। तो ये एक्सटेंशन क्या करती है, हमें एक ऑप्शन देती है नीचे गो लाइव का, जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, मुझे ब्राउजर पर ले जाएगा, और मेरा जो भी कंटेंट है, यानी कि जो भी मैंने किया है, ये देखो अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया, ये देखो ये मुझे क्या पे लेकर आ गया, मेरे ब्राउजर पर लेकर आ गया, ठीक है। अब ये ब्राउजर खाली है क्योंकि मैंने HTML में कुछ लिखा नहीं है, जिसकी वजह से ये ब्राउजर मेरे पास खाली है। इसने क्या किया, इस एक्सटेंशन ने मुझे डायरेक्ट क्या किया, मेरे ब्राउजर पर लेकर आ गई, और उसने मुझे दिखा दिया कि मेरी HTML की फाइल HTML की फाइल से जो मैं बना रहा हूँ वेब पेज, वो किस तरह दिखता है। अभी मैंने HTML में कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए वो खाली है। तो अब मैं HTML पे कुछ कोड लिखता हूँ, मैं नहीं लिखा शिफ्ट, अच्छा आपने अब क्या करना है, शिफ्ट और 1, यानी कि एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, शिफ्ट दबाओगे 1 दबाओगे तो एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इमिट एब्रीवेशंस, ये हमारे पास एक टूल किट होती है जो तुम्हारे पास कोई एक बॉयलर प्लेट कोड हमें प्रोवाइड करती है, यानी कि पहले से कुछ एक कोड होता है, वो हमें ये लिख कर दे देती है। अब वो किस तरह होता है, आप इस पे इंटर करोगे तो ये कुछ कोड हमारे पास लिखा हुआ आ गया ऑटो पे, बाय डिफॉल्ट कुछ कोड हमारे पास आ गए, इसको हम लोग कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। यानी कि इतना कोड हमें HTML में चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतने कोड की हमें नीड होती है। अब इस कोड को देख के आप लोग डर नहीं जाना, ठीक है, ये कोड है क्या, इस कोड के अंदर हम लोग इस कोड को डिस्कस करेंगे डीपली कि ये है क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग अपने ब्राउजर पे आ गए। अब जब ब्राउजर पे आप आ जाओगे, आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना है, कंट्रोल R से रिफ्रेश करोगे तो देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया। पहले डॉक्यूमेंट नहीं लिखा हुआ था, डॉक्यूमेंट क्यों लिखा हुआ आ गया, क्योंकि देखो आप ये देखो एक हेड है, हेड के अंदर एक टाइटल है, टाइटल के अंदर क्या लिखे, डॉक्यूमेंट। अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब मैंने यहाँ कोड लिख लिया, तो मैंने जब इसको रिफ्रेश किया तो मेरे वेब पेज के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए, यानी कि यहाँ पर जब मैं कोड करूंगा तो मेरे वेब पेज पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो बेसिकली ये जो गो लाइव पर मैं गया, इसका मकसद ही ये है, जो हम लोग यहाँ कोडिंग कर रहे होंगे ना, तो जो डिजाइन कर रहे होंगे, तो हम लोग ब्राउजर पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा वेब पेज किस तरह डिजाइन हुआ है। अब आगे देख लेते हैं ये डॉक टाइप HTML क्या होता है। बेसिकली हमारे पास ये बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है। अब बॉयलर प्लेट कोड वो कोड होता है जो हमें HTML में जो वेब पेज को जो हम लोग कोड लिखते हैं उसके अंदर हमें चाहिए ही चाहिए होता है, ये कोड मस्ट होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमें जो हमारी होती है ना टूल किट, ये इसके अंदर पड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन के साइन की मदद से हम लोग एक्सक्लेमेशन को दबाएंगे, 1 को, यानी कि शिफ्ट और 1 दबाएंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास ये सारा कोड आ जाएगा। तो हमें ये बार बार ये कोड लिखने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये डॉक टाइप HTML का मतलब क्या होता है, अब देखो HTML हमारे पास वो टैग होता है, इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट टैग, ठीक है। और ये जो हमारे पास हेड होता है और बॉडी होता है, इसको हम कहते हैं चाइल्ड टैग।
अब ये पेरेंट टैग और चाइल्ड टैग होता क्या है, HTML हमारे पास वो टैग होता है जिसके अंदर हमारे पास सारे कंपोनेंट्स, सारे टैग्स, ठीक है, उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स और जितनी एलिमेंट्स होते हैं वो सारा कुछ आता है। बेसिकली HTML भी एक टैग ही होता है हमारे पास, लेकिन ये वो टैग होते हैं जिसके अंदर बाकी टैग्स आते हैं और उन टैग्स के अंदर हमारा कंटेंट आता है, किसका, वेब पेज का। सारे टैग्स के इस HTML के टैग्स के अंदर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट टैग कहते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड टैग, यानी कि जो इसके अंदर आए। अब ये जितना भी कंटेंट होगा हमारा हेड बॉडी के अंदर ही होगा, और ये सारा कंटेंट हमारा इन टैग्स के अंदर होगा, और ये टैग्स किसके अंदर है, एक HTML के टैग के अंदर। तो ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। जितना भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ठीक है, यानी कि रूट, यानी कि जो उसकी मेन बुनियाद होती है ना, वो क्या होती है, HTML का टैग होता है, ठीक है। इसी के अंदर हमारा सारा कंटेंट आता है। अब ये जो डॉक टाइप है, ये लिखने का क्या मकसद है HTML के साथ, ये टेल एस ब्राउजर यू आर यूजिंग HTML5। जहां पर आपने ये डॉक टाइप लिख दिया ना, ठीक है, साथ में HTML के डॉक टाइप, इस ये डिफाइन कर रहा होता है कि आप HTML का, आप कौन सी HTML इस्तेमाल कर रहे हो, HTML5। अब ये आ गया हमारे पास बेसिक HTML टैग। अब ये देखो यहाँ पर हम लोग आएंगे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया HTML का टैग होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये देखो यहाँ पे लैंग्वेज और इंग्लिश लिखी हुई है, और ये HTML का टैग दोबारा से आ गया। देखो ये जो हमारे पास लिखी हुई है ना आगे, लैंग्वेज और इंग्लिश, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं आर्ट्रीब्यूट्स, ठीक है। आर्ट्रीब्यूट्स क्या करते हैं हमारे पास, ये हमारे पास कुछ ना कुछ चीजें डिफाइन करते हैं, हमारे टैग के अंदर ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आर्ट्रीब्यूट्स डिफाइन क्या कर रहे हैं, आर्ट्रीब्यूट्स बता रहे हैं कि जो हम लोग लैंग्वेज, यानी कि जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो कोड कौन सा होगा, इंग्लिश में होगा। तो ये मैंने टैग्स के साथ डिफाइन कर दिया, जो भी कोड मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ तो वो किस में होगा, इंग्लिश में होगा। अब मैंने यहाँ पे लिखने के लिए देखो लैंग्वेज लिखी इज इक्वल टू, और हम लोग, अब पता है कि कोई भी चीज हम लोग लिख रहे होते हैं तो हम लोग किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा में मैंने बता दिया इंग्लिश होना चाहिए। तो मैंने एक आर्ट्रीब्यूट बना दिया जिसके अंदर टैग के अंदर मैंने बता दिया जो भी इसके अंदर कंटेंट आएगा वो किस में होगा, कोड होगा, वो किस में होगा, इंग्लिश में होगा। तो ये बेसिकली आर्ट्रीब्यूट्स बताते हैं साथ में कि हमारे कोड में ये चीजें, जो भी हमारा टैग है इसके अंदर ये जो चीज लिखी है, ठीक है, तो उसको कुछ इस तरह डिजाइन कर देना, कुछ इस तरह लिख देना। बेसिकली उसके लिए तो हम लोग CSS की अलग से फाइल बनाते ही बनाते हैं, लेकिन जो हमारी इनलाइन CSS होती है, अब वो आपको मैं अभी थोड़ा आगे जाके आपको समझ आएगा इनलाइन CSS क्या होती है, CSS क्या होती है। तो इसको कुछ इस तरह समझ लो, टैग्स के साथ हम लोग कुछ इस तरह के ना आर्ट्रीब्यूट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं आर्ट्रीब्यूट्स। कुछ चीज़ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि मैंने हर चीज़ डिफाइन कर दी, जो मेरा कोड होगा वो किस में होगा, इंग्लिश में होगा। तो इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं आर्ट्रीब्यूट्स। अब देखो यहाँ पर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ ना, होवर कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये कुछ चीज़ें दे रहा है। तो ये MDN रेफरेंस, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा। तो मोजिला ने डेवलपर्स के लिए क्या एक गाइड बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर हर जो भी है ना, हर कोड के रिलेटेड ना, हर जो हमारे पास टैग है उसके रिलेटेड बहुत कंटेंट पढ़ा है, बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी हैं, तो बहुत सारी थ्योरी पढ़ी है, तो उसको देख के आप फर्दर सीख सकते हो। तो जस्ट आपने क्या करना है, होवर करना है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो इस तरह आपके पास MDN रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, आपने क्या करना है, ठीक है, उस पर जाना है और उस पर क्या कर देना है, जैसे कि मैंने इस पे होवर किया, MDN रेफरेंस पे गया, तो उसके बारे में फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो आप वहां से जाके ले सकते हो। अब आ जाते हैं बाकी चीजों पे। अब ये चीजें तो हमारी हो गई। अब देख लेते हैं कि हमारे पास हेड और बॉडी आ गई। अब हेड क्या होता है और बॉडी क्या होती है। देखो हेड हमारे पास वो चीज होती है जो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती। जैसे कि हेड पे मैंने क्या लिखा, टाइटल लिखा। तो अगर मैं अपने वेब पेज पे आऊँ, ये रहा मेरा वेब पेज, तो क्या मेरे वेब पेज पे कोई, अब मेरा ये वेब पेज है, इसको मत देखना, ये ऊपर वाला ये है, बार है, ठीक है, जो मैंने ओपन किया है, तो ये मेरा, ये क्या है, ये मेरा वेब पेज है। तो यहाँ पे कोई चीज अभी तक डिस्प्ले नहीं हुई, यानी कि हेड हमारी वो चीज होती है जो कि इंपॉर्टेंट तो होती है, इसके अंदर कंटेंट तो आता है, लेकिन वो चीज हमारी क्या होती है, डिस्प्ले नहीं होती। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये मेरा गूगल है, मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा। जब मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास कुछ कोड लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। ये कोड कौन सा है, मेरा HTML का कोड है, जो कि हमें वेब से मिल जाता है, यानी कि किसी भी वेबसाइट पर जाओ, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, तो उसका जो HTML का कोड है वो हमारे पास शो हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ HTML का कोड है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जा रहा हूँ, क्लिक करो, तो ये मेरे पास ये
पूरा HTML का कोड लिखा हुआ है, यानी कि ये जो google.com है ना हमारे पास, ये जो मेरी वेबसाइट है गूगल की, तो इसका ये सारा HTML का कोड है, ठीक है, जो हमारे पास आ गया है। अब हमारा हेड होता है, ये हमारे वेब पेज पे शो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे कि देखो टाइटल, टाइटल वो के ऊपर बार में नजर आ रहा है हमारे पास क्या, कि हमारी इसका नेम ये होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बेसिकली देखो, ये टाइटल वो चीज बताती है जो यहाँ पर शो होती है। मैं ब्राउजर पे आऊं तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट, ऊपर बार में क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये वो चीज डिफाइन कर रही होती है कि ऊपर ये बार में क्या शो, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पर आए, उसके अंदर ये क्या लिखा हुआ है, एक यहाँ पर टैग लिखा हुआ है, टैग के अंदर लिखा व्यू पोर्ट। अब ये आपको चीज समझ नहीं आएगी, देखो इसका बेसिकली मकसद होता है हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना। अब रिस्पॉन्सिव बनाने का क्या मतलब है, ये हमारी इस तरह से इसको ले लेते हैं, जैसे कि आपने एक वेबसाइट खोली पीसी पे, अब वो पीसी पे कुछ अलग तरीके से दिख रही है, अब उसी को मोबाइल पे खोला तो वहां पे कुछ अलग तरीके से दिख रही है। अब ये इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव, हमारी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है, यानी कि अगर एकदम उसका साइज छोटा हो जाए तो क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस आती है या नहीं आती, यानी कि उस हिसाब से वो कस्टमाइज हो जाती है नहीं हो जाती। तो हमारे हम लोग अपने पेज को कस्टमाइज कर रहे होते हैं, वेब पेज को कस्टमाइज कर रहे हैं, तो वो किसकी मदद से कर रहे होते हैं, देखो HTML की मदद से कर रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने ये कमांड लिखी, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर चेंजेस होती हैं, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अपने वेब पेज को कितना रिस्पॉन्सिव, यानी कि कितना उसकी जो कस्टमाइजेशन है, यानी कि अगर एकदम साइज छोटा हो जाए मोबाइल के हिसाब से, आईपैड के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से जो उनको डिजाइन करते हैं, यानी कि उसको कस्टमाइज करते हैं, ठीक है, बताते हैं, तो वो हम किसकी मदद से कर रहे होते हैं, वो भी हम HTML की मदद से कर रहे होते हैं। अब वो सारा काम हम किसके अंदर कर रहे होते हैं, हेड के अंदर, लेकिन वो चीज हमारे वेब पेज पे शो नहीं होती। तो जो हमारा हेड का टैग होता है, इसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है, ठीक है, ये हमारा वेब पेज पे शो नहीं होता। तो अब हम देख लेते हैं ये होता क्या है। इंस्पेक्ट पे गया, अब देखो यहाँ पर कुछ मेरे पास ऑप्शंस आ गए, तो मैं यहाँ डिवाइस पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया, इस पे क्लिक करना है आपने, फिर यहाँ पर आपने डायमेंशन रिस्पॉन्सिव, यानी कि ये अगर साइज छोटा होता है तो ये वेबसाइट किस तरह की दिखेगी। तो मैं यहाँ पर आके मैं इसको बोलता हूँ, तुम एक काम करो, आईफोन 12 प्रो पे तो ये किस तरह दिखेगी, आईफोन 12 प्रो पे कुछ इस तरह दिखेगी, या फिर इसको हम लोग आईपैड मिनी पे कुछ इस तरह दिखेगी। अच्छा ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, हम लोग VS कोड को देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्ट्स पे आए, ठीक है, ये हम लोग डिवाइसेस पे आए, यहाँ पर हम लोग आए, यहाँ पर हम लोग गैलेक्सी Z फोल्ड, यहाँ पर कुछ इस तरह दिखेगी, उस मोबाइल की शेप थोड़ी पतली है। फिर हम लोग आईफोन XR पे आए, वहां पर कुछ इस तरह दिखेगी, तो यहाँ पर कुछ इस तरह दिखेगी। तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस दी गई हैं जिसके हिसाब से इसका देखो साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है। अगर साइज छोटा हो जाए तो ये हमें किस तरह की दिखेगी, कोई आइकन को ज्यादा बड़ा ना दिखे। अब आजकल क्या हो रही है, वेबसाइट मोबाइल के हिसाब से ज्यादा डिजाइन हो रही है, यानी कि अगर कोई लोग, अगर यही चीज मैं मोबाइल पे देखूं तो मुझे वहां पे कुछ अलग तरीके से दिखेगी, यानी कि पीसी पे मुझे अलग दिख रही थी, यानी कि यहाँ पे बड़ी डिवाइसेस यहाँ पे मुझे अलग दिख रही है। तो अगर मैं इसी को मोबाइल पे ओपन करूं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आईफोन 12 प्रो, तो देखो अब ये बिल्कुल चेंज हो गया इसका लुक, क्यों, अब ये मोबाइल की तरह डिजाइन हो गई। तो ये होती है हमारी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है। ये भी हम लोग किसकी मदद से कर रहे होंगे, HTML की मदद से। और ये काम कहाँ पे होगा, हेड में। लेकिन हेड में जो चीज होगी वो हमारी वेब पेज पे शो नहीं होगी, तो ये आपने याद रखना। अब आ जाते हैं बॉडी पे। अब बॉडी क्या, अब बॉडी वो चीज होती है, बॉडी के अंदर वो कंटेंट होता है हमारा जो हमारा कहाँ पे शो हो रहा होता है, वेब पेज पे शो हो रहा होता है। हेड जैसे कि हमारा शो नहीं हो रहा होता, ठीक है, कोई भी कंटेंट कोई भी चीज हेड की हमारे वेब पेज पे शो नहीं हो रही थी, लेकिन बॉडी वो जगह होती है, वो मेन जगह होती है जहाँ पे हमारा पूरा वेब पेज उसके अंदर आता है, ठीक है। उसी के अंदर हम लोग सारा कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, उसी के अंदर हम बताते हैं कि ये चीजें हमारी वेब पेज पर होनी चाहिए। तो वेब पेज का जितना भी कंटेंट है हमारा किस में आता है, बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत स्लाइड्स को हम लोग देख लेते हैं, स्लाइड्स को भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। हमारे पास एक टैग है पैराग्राफ टैग, ठीक है, ये टैग है हमारे पास एक पैराग्राफ टैग, ठीक है। यानी कि जो, अब देखो हमारे पास टैग्स यहाँ पर किस तरह के होते हैं, HTML में, HTML पे हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं, ठीक है। एक ओपन एंड क्लोजिंग टैग, यानी कि जिस टैग को आपने ओपन किया उसको आप क्लोज भी करोगे, और एक वो टैग होता है हमारे पास जो सिंगल टैग होता है, उसको आप सिर्फ सिंगली लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल टैग लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो टैग है क्या, टैग P,
दिस इज द पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो इसने बोला कि इस टैग के अंदर ना पैराग्राफ आएगा, यानी कि आपका कंटेंट, आपका एलिमेंट आएगा। अब इस टैग के अंदर जो भी चीज आएगी वो हमारे कहाँ पे होगी, डिस्प्ले होगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो आप किस टैग का इस्तेमाल करोगे, इस पी टैग का इस्तेमाल करोगे। बेसिकली इस पी टैग का मतलब होता है, यानी कि अगर आपको कोई भी अपनी वेबसाइट पे पैराग्राफ लिखना है तो आप किस टैग का इस्तेमाल करोगे, पी का। अब इसको बताने का मकसद क्या है, देखो पी टैग को आप क्यों इस्तेमाल करते हो, पी टैग को आप इसलिए इस्तेमाल करते हो यानी कि बॉडी के अंदर जो भी चीजें होती है ना वो हमारे वेब पेज पे डिफाइन होती है, यहाँ पे दिखती है हमें, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बॉडी पे अगर आप कोई चीज लिखते हो तो वेब पेज पे किस तरह आपको नजर आएगी। तो अभी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पी टैग को। मैं आया यहाँ पर, अब मुझे इस बॉडी के अंदर क्या करना है, कुछ एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो मैंने आपको बोला था वीएस कोड का इस्तेमाल क्यों करना। वीएस कोड अगर मैं मैनुअली, अगर मुझे कोडिंग करनी है, हर एक कोड खुद लिखना है, हर एक चीज खुद लिखनी है, तो मैं नोट प्लस प्लस को इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन हमें वीएस कोड क्या ऑप्शन देता है, मैं जस्ट पी लिखूंगा और इसको इंटर करूंगा तो ये पूरा का पूरा टैग लिखा हुआ आ गया। अगर यही मैं नोट पैड पे कर रहा था तो मुझे पहले एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ पी लिखना पड़ता, फिर इसको क्लोज करना पड़ता, सब कुछ मैनुअली खुद करना पड़ता। तो ये फंक्शनैलिटी मुझे किसने दी, वीएस कोड ने दी। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि मैंने कि दिस इज अ पैराग्राफ। अब मैंने एक लाइन लिख दी, ठीक है। अब मैं जाऊंगा वेबसाइट पे, मैं इसको देखो मेरे पास ये लाइन लिखी हुई आ गई, दिस इज अ पैराग्राफ। तो मैंने आपको बोला था जो चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है वो हमारे वेब पेज पे नजर आती है। तो यहाँ पर हमें ये पैराग्राफ नजर आ गया। अब यहाँ पर इस चीज को हम लोग ने डिस्कस कर लिया, तो एक मेन चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं इसको कॉपी करूं इसी लाइन को, मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट बहुत ज्यादा हो गया। अब देखो, अब देखो ये बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो गया, अब ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इतना सारा टेक्स्ट ये हो गया है, ठीक है। अब ये क्या हो जाए, अब एक तरह ना ये लाइंस में आ जाए, यानी कि नीचे फर्दर लाइंस। अब एक तरीका क्या, आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, आपने जाना है सेटिंग पे, आपने इस कमांड वाले ऑप्शन पे जाना है, आपने यहाँ पे लिखना है व्यू लिखना है, ठीक है। और आपने जस्ट लिख देना यहाँ पे रैप। देखो यहाँ पे टोगल वर्ड रैप ये एक ऑप्शन है, आपने यहाँ पे इसको क्लिक करोगे ना तो ये कोड आपका क्या हो गया, बिल्कुल देखो अब लाइंस में आ गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बार बार जाके इसको नेक्स्ट लाइन में लिखने की जरूरत नहीं। आपने जस्ट को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे सेटिंग्स पे गए, आप कमांड पे गए, आपने यहाँ पे क्या किया, व्यू टॉगल वर्ड रैप, इस पे आपने क्लिक किया तो आपका सारा कंटेंट क्या हो गया, लाइंस पे आ गया, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो आपको इस टैग का तो मतलब पता चला होगा। अब देखो यहाँ पर आप आए, अब ये कोड में हम लोग गए, ये हमारा, अच्छा ये हमारे पास, अब देखो ये सारा कंटेंट मेरा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। इस तरह हमारे पास कुछ HTML काम कर रहा था, बॉडी की जितनी भी चीजें होती है हमारे वेब पेज पे नजर आ रही होती है। अब तो ये पी टैग का हमने बात की कि पी टैग हमारे पास HTML में क्या करता है, पैराग्राफ्स लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आ जाते हैं फर्दर चीजों को हम लोग देखेंगे, फर्दर चीजें इसके अंदर और क्या है। अच्छा, कॉमेंट्स इन HTML। अब जैसे कि हमने टाइप स्क्रिप्ट में भी बताया था, कमेंट्स लिखने के लिए आप डबल स्लैश का यूज करते हो, ठीक है। HTML में भी इसी तरह के कमेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, बेस कोड में आऊंगा, कंट्रोल जेड करूंगा, ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे याद रहे कि ये मैंने पैराग्राफ किसके बारे में लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा और डबल स्लैश दबाऊंगा, तो मेरे पास ये क्या बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कमेंट लिखा हुआ आ गया, यानी कि इसके अंदर मैं कमेंट लिख सकता हूँ। कमेंट का ऑप्शन आ गया। अब जो चीज मैं इसके अंदर लिखूंगा क्या होगी, कमेंट होगी। CTRL फॉरवर्ड स्लैश को आपने दबाना है तो ये चीज आपके पास आ जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा, दिस इज माई मेन पैराग्राफ, यानी कि ये मेरा मेन पैराग्राफ है, यानी कि मुझे अब याद रहेगा कि ये मेरा क्या है, मेन पैराग्राफ है। तो कुछ कमेंट्स आप इसलिए लिखते हो, अब ये कमेंट्स हमारे ना वेब पेज पे नजर नहीं आते, ये वो चीजें होती है जो हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, ठीक है। कमेंट्स यानी कि हमें याद रहे कि इसके अंदर हमने क्या किया, मैंने लिखा ये मेरा मेन पैराग्राफ है, ये मेरा मेन पैराग्राफ है। अब मुझे पता होगा कि यहाँ पे मेन पैराग्राफ लिखा है तो मैंने यहाँ पे कोई ना कोई मेन चीज लिखी होगी। इसी तरह हम लोग बाद आगे जाके बहुत सारी ऐसी चीजें इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग याद करने के लिए कमेंट लिख सकते हैं। HTML में भी हमारे पास ऑप्शन होता है कमेंट्स लिखने का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हमारे पास जो HTML है ये इज नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है,
यानी कि अगर मैं इस पी को कैपिटल कर दूं और इस पी को भी मैं क्या कर दूं, कैपिटल कर दूं, अब भी ये काम करेगा। किस तरह काम करेगा, वैसे के वैसे ही काम कर। तो इसमें कोई मसला नहीं होता, हम लोग लिख सकते हैं इसको कैपिटल स्मॉल में, सही है। जैसे कि अगर मैं अभी एक वैसे टैग लिख रहा हूँ, उस पर आप ध्यान नहीं करना, इस पर हम लोग करेंगे। यानी कि जो H1 है ये स्मॉल में लिखा है, लेकिन मैं चाहूँ इसको कैपिटल से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लिख दिया अम्माद। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, मेरे पास ये लिखा है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास है ना HTML, ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है हमारे पास कि अगर आपने स्मॉल में लिखोगे तो स्मॉल में ही ये टैग काम करेगा, नहीं तो ये बड़े अगर इसको आप कैपिटल लिख दोगे ये टैग काम नहीं करेगा। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, इसको आप स्मॉल से भी लिख सकते हो, इसको आप कैपिटल से भी लिख सकते हो। तो नॉट केस सेंसिटिव का यही मतलब होता है, इसमें कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैपिटल से भी लिख सकते हो, स्मॉल से भी लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो HTML है इज नॉट अ केस सेंसिटिव। अच्छा, HTML आर्टिब्यूट्स, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये वो चीजें होती हैं, ठीक है, वो आर्टिब्यूट्स यानी कि जो लैंग्वेज और इंग्लिश लिखा है ना, तो टैग्स के साथ हम लोग जो चीजें लिखे होंगे इस तरह की, उसको हम लोग कहेंगे आर्टिब्यूट्स। इसको हम आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है, आ जाते हैं हमारे पहले टैग की तरफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टैग है हमारे पास, हेडिंग टैग। बेसिकली जो बिगिनर्स हैं वो भी इसको गौर से देखें। HTML के अंदर जो जो हेडिंग टैग्स होते हैं ना, हेडिंग टैग्स आपको आसान तो बहुत लगेंगे, लेकिन इसको आपने प्रॉपर तरीके से समझना है, इसका काम होता क्या है। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, H1 के साथ लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता साइज भी कम होते जा रहे हैं, H2, H3, H4, H5, H6। बेसिकली ये होते हैं हमारे पास हेडिंग टैग्स, जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेडिंग देने के लिए। सबसे बड़ा टैग H1 यानी कि बड़ी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग उसकी छोटी हेडिंग। अब ये सिर्फ साइज में छोटा बड़ा नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है। यानी कि जो चीज जितनी बड़ी होगी उसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, तभी तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये इस्तेमाल किस तरह होता है, यहाँ पर हम आए, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब कर लेंगे हम इसको क्लियर। मैंने आपको बोला था VS कोड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फंक्शनैलिटी हमें ये देगा, आसानियां हमारे लिए पैदा करेगा। तो अभी हमने H1 लिखा हुआ है, इसको एंटर किया, H1 का टैग आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ हम्माद। अब मैं नीचे आया, H2 लिखा, इसके अंदर भी लिख दिया मैंने हम्माद। ठीक है, अब मैं यहाँ पे H3 लिखा, इसके अंदर मैंने लिख लिया हम्माद। अब मैंने H4 लिखा, ठीक है, एंटर किया, हम्माद आ गया। अब देखो अगर मैं यही नोट पैड पे कर रहा होता ना, तो ये मेरे पूरे पूरे एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ ये सारी चीजें लिखनी पड़ती। यहाँ पे जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, H5 लिखा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मेरे पास दोनों आ गए। और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, अच्छा ये हमारे पास छह छह होते हैं हेडिंग टैग। ठीक है, नहीं तो मुझे अगर नोट पे लिखना होता, नोट प्लस प्लस पे, तो मैं किस तरह लिख रहा होता, इस तरह लिख रहा होता, पहले H, फिर मैं उसको लिख रहा होता 6, फिर मैं उसको बंद कर रहा होता। तो अभी तो यहाँ देखो जैसे ही मैंने इसको बंद किया मेरे पास क्लोजिंग टैग आ गया, लेकिन वहां पे मुझे क्लोजिंग टैग भी खुद से लिखना पड़ता। अब आते हैं अपने वेब पेज पे, देखते हैं ये किस तरह का दिखता है। अब देखो यहाँ पर कुछ मेरे पास एक बड़ी हेडिंग आई, उससे छोटी आई, उससे छोटी आई, फिर उससे छोटी आई। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो एक बड़ी हेडिंग आई, इसको मैंने थोड़ा जूम किया है, छोटी आई, फिर उससे छोटी आई, फिर उससे छोटी आई। तो बेसिकली देखो ये सबसे बड़ी हेडिंग है जो हमने H1 से बनाई, उससे छोटी H2 से बनाई, उससे छोटी H3 से, H4 से, H5 से और H6 से। तो बेसिकली ये जो हमारे पास टैग होता है H1 से लेके H6 तक, ये हमारे पास होते हैं बेसिकली हेडिंग टैग्स, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेडिंग देने के लिए। अब ये जो सिर्फ हेडिंग के लिए साइज के लिए नहीं है, जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। अब इसमें यह है कि अगर हमें कोई बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग देनी है तो हम लोग H1 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सब हेडिंग देनी है तो H2 का, उससे छोटी हेडिंग देनी है तो H3 का। अब जितनी बड़ी हेडिंग होगी उसकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। अब आप देखो, अगर आपने कहीं देखो आपको पता चल गया कि H1 से एक बड़ा टेक्स्ट आ जाता है, H2 से छोटा टेक्स्ट आता है, H3 से उससे छोटा टेक्स्ट आता है। अभी किसी जगह पर आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ठीक है, H एक कोई टेक्स्ट लिखना है, आप चाहते हो कि यार ये टेक्स्ट बड़ा दिखे, तो आपने वहां पे क्या इस्तेमाल कर दिया, H1, H2 या किसी भी चीज का इस्तेमाल कर दिया। अब क्या होगा वहां पे, अब देखो अब इनकी क्या मैंने बताया था, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है स्लाइड्स के अंदर,
मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारे टेक्स्ट को बड़ा तो करेगा, हेडिंग तो देगा देगा, लेकिन ये हमारी एसईओ में भी हेल्प करेगा। जो हमारी एसईओ से रैंकिंग हो रही होती है ना वेबसाइट की, ये मेरी वेबसाइट ऊपर दिखेगी सबसे, और ये वेबसाइट सबसे नीचे दिख रही है, ये वेबसाइट फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाती है, जैसे जैसे उसकी एसईओ बेहतर हो जाती है। अब हमारा जो गूगल का सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा एल्गोरिथम है, वो क्या करता है, जो भी हम लोग सर्च करते हैं वो देखता है कि किस किस वेबसाइट में ये चीजें मौजूद है। तो वो आगे बेसिकली किसको देख रहा होता है, हेडिंग्स को। अब हेडिंग्स को देखेगा, अगर आप कोई भी टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, यानी कि मैं देखो यहाँ पर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पैराग्राफ है, दिस इज अ पैराग्राफ, लेकिन ये चाहे बड़ा दिखे, तो मैं इसको क्या कर दूं, H2 से लिख दूं कि भाई ये मेरा, तुम क्या कर देना, दिस इज अ पैराग्राफ, तुम क्या कर दो, बड़ा करके लिख दो। मुझे पता था कि H2 क्या करेगा, बड़ा करके लिख देगा। तो मैं जब आया यहाँ पे, तो मेरा ये दिस इज अ पैराग्राफ बड़ा हुआ हुआ लिखा हुआ है, लेकिन ये भी क्या होगा, मेरा एसईओ में शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखो, एसईओ में सबसे पहले क्या चीजें देखी जाती है, हेडिंग्स, यानी कि जो आपकी हेडिंग से स्टार्ट हो रहा होता है ना, हेडिंग के अंदर ही मेन कंटेंट होता है। एसईओ के बाद तो आपकी वो हेडिंग्स को देखता है, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग हो रही थी वेबसाइट की। अब ये चीज तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, जिसको मैंने एच से लिख दिया, एच टैग यानी कि हेडिंग टैग से, तो अब ये चीज भी मेरी एसईओ में शामिल होगी, तो ये मेरी क्या कर देगा, रैंकिंग को खराब कर देगा, एसईओ को खराब कर देगा। तो बेसिकली हम लोग H1 से सिर्फ हेडिंग्स को लिखते हैं, तो इसको हम वैसे किसी कंटेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ये मेरा कंटेंट बड़ा दिखे तो इसके लिए मैं क्या कर दूं, हेडिंग टैग इस्तेमाल कर दूं, तो ये हमारी रैंकिंग को खराब कर देगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे बिगनर्स भी होते हैं जिनको ये चीज पता नहीं होती, जो लोग कोडिंग कर रहे होते हैं पहले से, जिनको HTML CSS आती है, तो इस चीज का आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल करना है। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे CSS में फॉन्ट साइज को, ठीक है, वो आगे हम जाके फर्दर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लेके आप चाहते हो उसको बड़ा दिखाना है, उसके लिए हम फॉन्ट साइज को बड़ा कर देंगे। इस तरह हम लोग हेडिंग टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ हेडिंग टैग्स है 6, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, हेडिंग्स देने के लिए, ठीक है। हमने 2 टैग्स को अभी तक देख लिया, एक हेडिंग टैग्स को देख लिया और दूसरा हमने पैराग्राफ टैग को देख लिया। तो 2 चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है। अब ये पैराग्राफ टैग मैंने आपको बताया, कोई भी पैराग्राफ लिखना हो, ठीक है, आप किसका इस्तेमाल करोगे, पी का। अब पी टैग के अंदर जो भी चीज आप लिखोगे, ठीक है, वो एज अ पैराग्राफ शो होगी आपकी, ठीक है। पैराग्राफ के लिए आप क्या करते हो, पी टैग का इस्तेमाल करते हो। जो भी आपको कंटेंट या कोई टेक्स्ट लिखना होता है वो आप इस टैग के अंदर लिख लो। तो एज अ पैराग्राफ, आपने पता है कि एक हेडिंग बनाई, उस हेडिंग के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो आप इस पी टैग के अंदर वो पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत सारा टेक्स्ट हो जाता है, ठीक है, बहुत सारा हॉरिजेंटली बहुत सारा आगे चला जाता है, आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, सेटिंग्स में जाओगे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसी के भी दोबारा लिख लेते हैं, पी, इसको क्लोज किया, दिस इज अ, कुछ भी लिख देते हैं ना। अब देखो ये मैंने कुछ भी लिख दिया, इसको मैं जस्ट कॉपी करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखा, रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये क्यों हो रहा है इस तरह, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसको इस्तेमाल किया था। अगर इसको मैं दोबारा सीम कर दूं तो क्या होगा, ये मेरा टेक्स्ट क्या होगा, हॉरिजेंटल चला गया। अब मुझे दोबारा हॉरिजेंटली इसको देखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मैं बार बार हॉरिजेंटली नहीं देखूं, ये सारा का सारा जो भी टेक्स्ट है मुझे सामने दिखे। मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, मैं जाऊंगा सेटिंग पे, मैं जाऊंगा इस कमांड पे। अब यहाँ देखो, टॉगल वर्ड रैप, ये आपने सर्च करना है, आपके पास आएगा, आप इसको एंटर करोगे तो ये मेरा सारा कंटेंट मेरे सामने आ गया। अब मुझे हॉरिजेंटली जाके देखने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 टैग्स हमने डिस्कस कर लिए, एक हेडिंग टैग और एक पैराग्राफ टैग। अब आ जाते हैं, अब जिस टैग के बारे में डिस्कशन करेंगे उसको बोलते हैं एंकर टैग। अब ये एंकर टैग क्या होता है, बेसिकली जो एंकर टैग होता है ये लिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये 2 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास, एक होता है एब्सोल्यूट लिंकिंग और एक होता है रिलेटिव लिंकिंग, यानी कि रिलेटिव कंटेंट जो हम लोग लिंक करेंगे ना, उसको उसको भी हम लोग एंकर टैग से कर रहे होंगे, ठीक है। एंकर टैग से हम लोग 2 तरह की लिंकिंग कर रहे होते हैं, एक रिलेटिव लिंकिंग कर रहे होते हैं, एक एब्सोल्यूट लिंकिंग। अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंकिंग होती क्या है, इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट में कुछ ऐसा लिंक हो जिसकी वजह से मैं किसी और पेज पे चला जाऊं, किसी और वेबसाइट पे। तो मैंने ए लिखा, ए को बंद कर दिया। अब ये एक टैग आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, ए से पहले तो थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ आपको ताकि आसानी से नजर आए। अब ये जो मेरा पहला टैग था ना, ओपनिंग टैग, उस ए के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा
एच रेफ, ठीक है। अब ये एच रेफ करता क्या है, बेसिकली एच रेफ हम लोग लिंक देने के लिए, हमारे एच टी एम एल में हमें कोई भी लिंक प्रोवाइड करना है तो हम लोग किसको लिखेंगे, एच आर रेफ को लिखेंगे, ठीक है। एच आर ई रेफ क्या करेगा, हमें लिंक का ऑप्शन देगा, इसके अंदर हम जो भी लिंक देंगे इसके अंदर हम लिंक दे सकते हैं, ठीक है। अब लिंक किस तरह का दे सकते हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ये जो एच आर रेफ है ना, ये क्या करता है, हमें यहाँ पे लिंक देने के लिए इस्तेमाल होती है ये चीज, ठीक है। अब ये जो चीज होती है हमारे पास, ये भी एक तरह के हमारे पास क्या हो जाता है, आर्टिट्यूड्स में आ जाता है। अच्छा, एच आर एफ को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी लिंक्स देने के लिए एच टी एम एल के अंदर, ठीक है। अब ये लिंक क्या करता है, मैं यहाँ पर आया, ये google.com है, मैंने इसका कॉपी किया लिंक, मैं यहाँ पर आया, ठीक है, अपने वी एस कोड में मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने लिंक दे दिया किसका, गूगल की वेबसाइट का लिंक दे दिया, कहाँ पर, अपने एच टी एम एल के ए टैग के अंदर, ठीक है। ए टैग के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, लिंक दे रहे हो तो, ठीक है, लिंक कर रहे हो तो, ठीक है, अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई लिंक प्रोवाइड कर रहे हो तो, किसकी मदद से, एच आर एफ की मदद। एच आर एफ हमें लिंक का ऑप्शन देता है, यहाँ पे हम लिंक पेस्ट कर सकते हैं और ए की टैग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लिंक पे जा सकते हैं। अब ए टैग क्या करता है हमारे पास, इफ अ एलिमेंट हैज एन एच आर एफ आट्रीब्यूट, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, किसी टैग के साथ आप लोग कोई भी इस तरह का, देखो हमने टैग के साथ मैंने कुछ इस तरह की चीज इस्तेमाल की थी तो उसको हम क्या कहते हैं, आट्रीब्यूट्स। तो एच आर एफ भी हमारे पास क्या आ जाता है, एक तरह का आट्रीब्यूट आ जाता है जिसके अंदर हम लोग क्या दे रहे होते हैं, लिंक दे रहे होते हैं किसी भी चीज का। अब वो आगे जाके मैं बताऊंगा एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है और रिलेटिव लिंक क्या होता है, ठीक है। अभी आप इस चीज को इग्नोर करो। ए हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, जो ए टैग हमारे पास इस्तेमाल होता है, इफ द एलिमेंट हैज href attribute then it represent a hyperlink, ठीक है, लेबल्ड बाय इट कंटेंट। अब ये जो ए टैग होता है ये हमारे पास लिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट को लिंक कर देता है, यानी कि हम चाहे तो इससे इस जो ए टैग के अंदर जो भी चीज होगी, आर्टिब्यूट के अंदर जो चीज होगी और जो हमने इसको नाम दिया हुआ, इससे इस पे क्लिक करके हम लोग किसी और जगह पर जा सकते हैं। अब किस तरह जा सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिया गूगल। अब जब मैंने उसको एक आर्टिब्यूट दे दिया जिसके अंदर मैंने लिंक दे दिया, ठीक है, इस आर्टिब्यूट का काम है लिंक देना, ठीक है, जहां भी आप जाना चाहते हो उस चीज का लिंक देना। अब लिंक तो दे दिया, अब उसको कोई नाम देंगे, मैं इसको नाम दे देता हूँ गूगल, या इसको मैं नाम गूगल नहीं देता, बल्कि गूगल ही दे देता हूँ, गूगल, ठीक है। अब मैं जब अपने वेब पेज पे आऊंगा, तो देखो यहाँ पर मुझे गूगल नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने ए टैग की मदद से क्या किया, गूगल का क्या कर दिया, लिंक दिया, ठीक है, और उसको नाम दे दिया गूगल। अब जो मैंने जो नाम दिया ना वो मेरे पास शो हो रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं क्लिक करूं तो एक नीचे लाइन बनी हुई आ रही है, एक लिंक बन गया। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो मैं कहाँ पर आ गया, गूगल की वेबसाइट पे आ गया। क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको क्या, कौन सा लिंक दिया था, इसको मैंने गूगल का लिंक दिया था और नाम क्या दिया था, गूगल दिया था। अगर मैं यहाँ पर आऊं, ठीक है, अब इस चीज को आपने बड़े गौर से समझना है। इस गूगल की जगह मैं लिख दूं हमाद, तो मैं जब अपने वेब पेज पे आऊंगा तो अब हमाद लिखा हुआ होगा, इस पे क्लिक करूंगा तो मैं गूगल की वेबसाइट पे आगा। तो मैं आगे ए टैग के अंदर जो भी चीज लिखूंगा वो चीज मेरे पास वेब पेज पे शो होगी, और उस ए टैग के अंदर जो भी मैं आर्टिब्यूट के, जो आर्टिब्यूट एच आर रेफ, इसके अंदर जो लिंक दूंगा वो उस लिंक पे मुझे लेकर चला जाएगा। अब ये जो मैंने लिंक दिया था ये था एब्सोल्यूट लिंक। अगर हम अपने HTML पेज पे किसी और वेबसाइट का लिंक देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट लिंक, यानी कि मैं अपने पेज से किसी और वेबसाइट पे जा रहा हूं तो उसको HTML में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लिंक, ठीक है। अब इसी तरह मैं चाहता हूं मैं अपने वेब पेज के अंदर ही रह के, ठीक है, अपने वेब पेज के अंदर ही रह के किसी अपने वेब पेज के अंदर हमारे पास HTML की कितनी फाइल्स होती हैं, जैसे कि इंडेक्स HTML बाय डिफॉल्ट होम पेज होता है, उसके अंदर कॉन्टैक्ट का भी होता है और भी चीजें होती हैं। तो अब वो उसका भी तो होता है चीजें, अब उसके हम किस तरह लिंक करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ऑप्शन दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा href। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आध फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्टैक्ट डॉट HTML, तो मेरी एक फाइल बन गई है जो कि खाली है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको बाय डिफॉल्ट एक वो दे देता हूँ, ठीक है। इसको बाय डिफॉल्ट मैंने वो जो टेक्स्ट था हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड, वो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया, और बॉडी के अंदर मैंने जस्ट एक हेडिंग दे दी ताकि आपको पता चले कि हम लोग उसी जगह पर चले गए। तो बॉडी के अंदर मैंने एक हेडिंग दे दी, ठीक है, इसके अंदर मैंने बोल दिया हमाद कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पर अपनी index.html की फाइल पे, ठीक है।
अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो कॉन्टैक्ट का पेज है वो यहाँ पर लिंक हो जाए, जिसको हम लोग रिलेटिव लिंक कहते हैं। तो वो किस तरह लिंक होगा, मैं लिखूंगा डॉट स्लैश। अब देखो यहाँ पर इसने मुझे खुद ब खुद ऑप्शन दे दिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मैंने फाइल बनाई थी। तो मैं अगर यहाँ पे इसको लिंक कर दूं कॉन्टैक्ट HTML पे, अब मैं दोबारा इस पे आऊं, अब मैं इस पे क्लिक करूं, तो मुझे ये कहां पे ले गया, कॉन्टैक्ट डॉट HTML पे। तो ये जो लिंकिंग हुई मेरी कौन सी हुई, रिलेटिव लिंक। ये मेरा कौन सा था, रिलेटिव लिंक, यानी कि अपने वेब पेज के अंदर ही किसी पेज पे मैं जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लिंक। ठीक है, यानी कि रिलेटिव लिंक से हम लोग उस जगह पे चले गए। अब ये जो दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट लिंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या पे, कॉन्टैक्ट डॉट HTML पे आ गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास रिलेटिव लिंक हुआ। क्यों? क्योंकि ये चीज हमने क्या की है, अपने उसी फोल्डर के अंदर हमने बनाई थी। ठीक है, कॉन्टैक्ट का पेज। अब हम कॉन्टैक्ट का ऑप्शन वहां पे दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि ऊपर एक मेन्यू बार होता है, उसके अंदर होम, कॉन्टैक्ट, तो वो हम लोग अपने वेब पेज में ही ना मूव कर रहे होते हैं किसी और जगह पे, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लिंक। जिस तरह हम लोग यहाँ पे ए टैग से मैंने लिंकिंग किया, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लिंक, इसको जैसे कि है। और जो हम लोग दूसरी वेबसाइट पे जा रहे होते हैं ना, अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे, तो उसको हम जो लिंक प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट लिंक। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ए टैग को हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिंकिंग के लिए। ठीक है, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाने के लिए तो ए टैग को इस्तेमाल किया जाता है। और ए टैग के अंदर हम लोग किसको, एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं, HRF। ये हमें लिंक देने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लिंक दे रहे होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ए टैग को भी हमने डिस्कस कर लिया, और एट्रीब्यूट में HRF को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं दोबारा से। अच्छा, अब हमने तीन चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। तीन चीजों में हम लोगों ने पैराग्राफ टैग, एट्रीब्यूट्स को भी हमने देख लिया, हेडिंग टैग को भी देख लिया, और एंकर टैग को भी हमने देख लिया। अब आ जाते हैं इमेज टैग पे। इमेज टैग क्या होता है? अब देखो, आप वेब पेज पे जाते हो, वेब पेज पे बहुत सारी इमेजेस होती हैं। तो वो इमेजेस भी तो कहीं ना कहीं आ रही होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो इमेजेस खुद ब खुद आ गई। उस इमेजेस को ऐड करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, उस टैग का नाम है इमेज। ठीक है, अब ये वो टैग, मैंने आपको बताया था कि दो टैग्स होते हैं, एक होता है ओपन और क्लोजिंग टैग, और एक होता है सिंगल टैग। अब ये जो इमेज टैग होता है, हमारे पास सिंगल टैग होता है। ठीक है, इसको क्लोज नहीं करते। ठीक है, जैसे कि BR हमारे पास लाइन ब्रेक टैग होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्या होता है। दो तरह के टैग होते हैं HTML में, एक होता है ओपनिंग क्लोजिंग टैग। ठीक है, यानी कि ओपन और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो कंटेंट होगा वो डिस्प्ले होगा। एक होता है सिंगल टैग, यानी कि वो बिल्कुल सिंगल होता है, उसको क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इमेज हमारे पास क्या है, सिंगल टैग है। अब इसको इस्तेमाल करते हैं इमेज ऐड करने के लिए। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, थोड़ी चीजें मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, H1 हमारे, ठीक है, ये बड़ी हेडिंग के लिए इस्तेमाल हो गया हमारे पास। ठीक है, H2 सही है, H3, अब इसी तरह सो ऑन हमारे पास टैग्स आते जाएंगे। ठीक है, H4, H5, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, H6। अब इसके अंदर हम लोग इसको कॉपी करके हम हाथ को ऐड कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया, हमारे पास हेडिंग टैग हो गए, जिससे हम लोग हेडिंग दे सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई, जितना H1 की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, H2 की कम है, और H3 की। तो ये हमारी SEO पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी जो हमारा जो इसका रिलेशन होता है ना, SEO से भी होता है। तो मैंने आपको ये डिटेल्स के ऊपर बता दिया है। उसके बाद मैंने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, पी टैग। पी टैग के अंदर हम लोग कोई ना कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। उसके बाद हमने देखा था एंकर टैग। एंकर टैग यानी कि ए टैग होता है, जिसके अंदर हम लोग एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, HRF। ठीक है, ये क्या करता है, हमें लिंकिंग का ऑप्शन देता है। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, HRF। ये हमें लिंक का ऑप्शन देता है, यानी कि हमें कोई लिंक दे दो ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक होता है रिलेटिव लिंक, एक होता है एब्सोल्यूट लिंक। एब्सोल्यूट लिंक वो होता है जो हमें एक हमारी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ले जाए, और रिलेटिव लिंक वो होता है जो हमारी वेबसाइट में रह कर ही हमें ना एक पेज से दूसरे पेज की तरफ लेके जाए।
जैसे कि मैंने यहाँ पे contact.html का एक और पेज बनाया था, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया, यानी कि अब मैं अपनी वेबसाइट से मूव कर सकता हूँ इस पेज की तरफ, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था index.html हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि डिफॉल्ट सर्वर इसको क्या कर देता है, होम पेज बना देता है। अब आ जाता है इमेज पे। इमेज क्या होता है, थोड़ा जूम करेंगे इसको, ठीक है। इमेज को आपने बहुत अच्छे से समझना है। मैंने यहाँ पे लिखा इमेज, इंटर किया। अब देखो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिखी हुई आ गई हैं। देखो ये फंक्शनैलिटी होती है वीएस कोड की, ये होता है इस्तेमाल करने का इसको तरीका। अब ये देखो ये पूरी चीज मुझे लिखनी ही पड़ी, आ गई। अब ये ऑल्ट क्या होता है, ये सोर्स क्या होता है। फिलहाल इस ऑल्ट को हम लोग अभी रहने देते हैं, हम लोग सोर्स को समझते हैं ये होता क्या है। अब देखो सोर्स है, इमेज की कोई ना कोई सोर्स होती है। मैं चाहता हूँ मेरे वेब पेज पे कोई ना कोई इमेज दिखाई दे। अब यहाँ भी दो तरह से हम लोग इमेज दे सकते हैं। एक हम लोग अपने फोल्डर के अंदर सेव करके इमेज दे सकते हैं, एक हम लोग डायरेक्ट गूगल से कोई ना कोई पिक्चर उठा के दे सकते हैं। अब गूगल से किस तरह, जैसे हम लोग एब्सोल्यूट लिंक और रिलेटिव लिंक में देख रहे थे ना, बिल्कुल इसी तरह हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग नेट से कोई अगर इमेज हम लोग को अपनी वेबसाइट पे ऐड करनी है तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम लोग लिखेंगे कोडिंग विद हमाद, अपने चैनल का ही नाम लिखेंगे। देखते हैं हमारी पिक्चर गूगल पे आती है नहीं आती। तो भाई हमारी पिक्चर आ गई है गूगल पे, ठीक है। किसी एक पिक्चर को उठा लेंगे यहाँ से। अब देखो इस पिक्चर को मैं चाहता हूँ कि मेरे ये वेब पेज पे दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इस पे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, कॉपी इमेज एड्रेस। इस पे आपने क्लिक करना है। इसका लिंक कॉपी हो गया, इसका एड्रेस कॉपी हो गया। मैं अपने वीएस कोड में आऊंगा, मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। वो भाई इतना बड़ा लिंक, तो अब देखो इसके अंदर एक प्रॉब्लम इस तरह होगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ था, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर देना, ये कर देना। तो मैं चाहता हूँ ये मेरा बस हॉरिजेंटली दिखे, बाकी जो मेरा पैराग्राफ था वो अलग से दिखे। तो अब ये मेरा हॉरिजेंटली दिख रहा है। तो अब ये लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं अगर अब ये कोड अपने आऊँ ब्राउजर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास क्या ओपन हुआ है, contact.html। तो मुझे किस पे जाना है, index.html पे। मैं बैक जाऊंगा, मेरे पास ये शो नहीं हो रहा अभी। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरे पास क्या हुआ, मेरी पिक्चर यहाँ पर आ गई। देखो ये हमारे पास क्या होगा, कॉपी मैंने इसको लिंक एड्रेस किया। तो देखो ये क्या हुआ, मेरे पास मैंने उसको एड्रेस दिया और इसने क्या कर दिया, मुझे ये चीज लाकर दे दी, ठीक है। वहां से इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इमेज को क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ठीक है। इमेज का एड्रेस कॉपी करके बता रहे होते हैं, ये इमेज तुम क्या करो मेरे वेब पेज पे शो करवा दो। किस टैग की मदद से, इमेज की मदद से। अब देखो मैंने आपको बताया था हम लोग आर्टिब्यूट्स को इस्तेमाल करेंगे। एक और आर्टिब्यूट हमारे पास आ गया, कौन सा, सोर्स का, ठीक है। ये भी हमारे पास एक तरह का आर्टिब्यूट ही है, ठीक है। इसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं लिंक देने के लिए, ठीक है। किसका, अपनी इमेज का, यानी कि सोर्स बता रहे होते हैं कि तुमने क्या करना है, यहाँ से ये चीज तुमने मुझे ला कर देनी है। अब इमेजेस में हम लोग सोर्स बता रहे होते हैं कि ये इसका सोर्स ये है, ठीक है, तुम लोग इसको यहाँ से लेकर आना है। तो यहाँ पे हमने उसको इमेज का एड्रेस दे दिया, तो उसको एक तरह की सोर्स मिल गई। तो ये हमारा इमेज का टैग था, उसके अंदर आर्टिब्यूट हमने कौन सा इस्तेमाल किया, सोर्स का। हमने अभी तक क्या क्या चीजें कवर कर ली, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग। एंकर टैग में हमने आर्टिब्यूट को देखा href, जो लिंक्स के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने इमेज टैग देखा, इमेज टैग में हमने आर्टिब्यूट देखा सोर्स, क्योंकि सोर्स बताते हैं हम लोग जिसकी इमेज की सोर्स अपनी, ठीक है, कि इमेज कहाँ से तुमने लेकर आनी है। यहाँ पे तो मैंने इसको एड्रेस दे दिया। अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपने खुद की कोई एक इमेज है वो ऐड करनी है, वो किस तरह ऐड करूंगा। तो मैंने फिर से इमेज लिखा, ठीक है। अब मैं इसमें मैनुअली काम कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यही जो मेरी इमेज है ना, ठीक है, यही मैंने सेव की हुई है। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे सेव कर लूंगा, सेव इमेज एज। इसको मैं क्या करूंगा, अच्छा फिलहाल इसको हम लोग डाउनलोड में सेव कर लेते हैं। इसको मैंने क्या किया, डाउनलोड में सेव कर लिया, ठीक है। डाउनलोड में सेव करने के बाद मैंने इसको क्या किया, यहाँ से किया कॉपी, बल्कि कट कर लेता हूँ उसको मैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में आके HTML में गया। अब आपने HTML में करना क्या है, ठीक है, आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है,
यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है किसका, स्टाइल का। ठीक है, आपने इसको क्या किया, इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरी इमेज कहाँ पे पड़ी है, मेरे जो HTML का फोल्डर था उसके अंदर एक और फोल्डर है स्टाइल का, उसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है। और इस इमेज को मैं रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, इसका कोई आसान सा नाम रख देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ हमाद। ठीक है, अब आपने एक चीज यहाँ पे गौर करनी है, आपने यहाँ पे आके इसकी देख लेना ये इमेज है क्या, ये JPG फाइल में। ठीक है, अब ये आपको पता चलेगा, ये मैंने आपको क्यों बोला, आपको चेक करना। अब आप चाहते हो ये इमेज आपने क्या करनी है, ये इमेज आपने ऐड करनी है कहाँ पर। अब देखो यहाँ पर भी देखो फोल्डर बन के आ गया और उस फोल्डर के अंदर ये इमेज है। अब आप चाहते हो ये इमेज आपने ऐड करनी है कहाँ पे, अपने वेब पेज पे। मैंने वही टैग लिखा, वही सोर्स लिखा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखो एक हमारे पास रिलेटिव लिंक था और एक हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक था। तो रिलेटिव लिंक को हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों को अपने रिलेटिव लिंक यानी कि कोई भी हमने जो पेज बनाया उसको लिंक करना है, तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसको एड्रेस दिया। एड्रेस क्या, मेरा एड्रेस यही था ना, contact.html। तो यहाँ भी हम उसको एड्रेस देंगे कैसे, मैं बोलूंगा डॉट स्लैश। अब देखो उसने मेरे को 3 ऑप्शन दे दिया। ये डॉट स्लैश क्या करता है, ये जाता है इस फोल्डर के अंदर। इस डॉट स्लैश का मतलब है यानी कि ये जो HTML है इसके फोल्डर के अंदर जाओ। जब ये फोल्डर के अंदर गया उसको 3 चीजें मिली, index.html, contact.html और ये। तो हमने ये फोल्डर बनाया था, हम इसको क्लिक करूंगा। अब देखो इसको क्लिक करने के बाद ना यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके पास आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो फिर डॉट लगाया, फिर हमाद दिख दिया। अब देखो स्टाइल के अंदर जाओ और हमाद को निकाल के लाओ। ठीक है, हमाद यानी कि ये जो चीज है ना, ये हमारे पास आ गई। इस चीज को यहाँ पर ला के रख दो। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा जाऊं इस पे, Ctrl+R करूं, तो इमेज वैसी की वैसी ही है। लेकिन अगर मैं इसको एक दफा मिटा के आपको दिखाऊं, कॉपी कर लेते हैं इसको। अब आ जाते हैं ब्राउजर पे, Ctrl+R, इमेज गायब हो गई। दोबारा आया, पेस्ट किया, अब दोबारा गया, इमेज आ गई। इसको आप डायरेक्ट कॉपी कर भी कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई अपनी इमेज है तो उसको इस तरह आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका होता है। एक फोल्डर बनाओ इमेजेस का या स्टाइल का, उसके अंदर सारी इमेजेस रखो, देन उसको इस तरह आप सोर्स देके, आर्टिब्यूट की जो सोर्स है उसके अंदर उसका एड्रेस देके आप अपने वेब पेज पे शो करवा सकते हो। ठीक है, ये तरीका होता है हमारे पास। ये वो मैंने आपको बता दिया कि ए टैग के अंदर आप लोग आर्टिब्यूट में उसको लिंक दे देते हो और उसको कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने इसको ई नाम दिया, तो जब मैं ई पे क्लिक करूंगा तो मैं कौन से पेज पे चला जाऊंगा, कॉन्टैक्ट पेज पे। ठीक है, contact.html। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। दोबारा आ जाते हैं स्लाइड्स पे। ठीक है, स्लाइड्स में फर्दर देखते हैं आगे हमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, ये जो BR टैग है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान टैग है, ये भी हमारे पास सिंगल टैग होता है। जैसे कि इमेज हमारे पास सिंगल टैग है। ठीक है, ये वो टैग होते हैं जिनके ओपनिंग ओपनिंग टैग होता है ये, लेकिन इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अभी मैं देख लेता हूँ, ये मेरा पैराग्राफ है। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ, अब देखो ये क्या हो गया, मेरा टैग बहुत बड़ा हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टैग है ना, जब मैंने इसको VS कोड में आके देखा, इसमें अपने देखा, ब्राउजर पे आके देखा, तो देखो ये बहुत लंबी लाइन में आ गया। मैं चाहता हूँ ये लाइंस में आए, यानी कि ये यहाँ से ब्रेक होके बाकी अगली लाइन नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा BR। ठीक है, फिर मैं दरमियान में यहाँ लिखूंगा BR। अब होगा क्या, ये BR क्या करेगा, मेरी लाइन को ब्रेक कर देगा। फिर भी ब्रेक नहीं हुई सही तरह, दोबारा से कर लेते हैं बीच में से। अब देखो यहाँ मैंने इस्तेमाल किया था, यहाँ बीच में भी इस्तेमाल कर लेते हैं BR। ठीक है, अब कुछ ठीक लग रहा है, इसको यहाँ से थोड़ा कम कर लेते हैं। तो BR, जहां जहां मैं BR लिखूंगा ये मेरी लाइन को वहां से क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो अब देख लेते हैं कि मेरी लाइन ब्रेक हुई है नहीं हुई। जहां जहां मैंने BR का इस्तेमाल किया होगा मेरी लाइन वहां से क्या होगी, ब्रेक होगी होगी। तो देखो यहाँ मैंने BR का इस्तेमाल किया, यहाँ से ब्रेक हुई। फिर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, यहाँ से ब्रेक हुई। फिर यहाँ से ब्रेक हुई, यहाँ से। तो BR का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए, यानी कि मुझे हॉरिजेंटली आगे की तरफ ना जाना पड़े, मेरी लाइन वहां से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, BR टैग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी लाइन को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है,
जहां भी हम लोग बी आर लिखेंगे वहां से हमारी लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को अभी आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे। जैसे कि मैंने अभी इसको देखा, मेरी लाइन क्या होगी, यहाँ से ब्रेक होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया था, बी आर का टैग इस्तेमाल किया था। यूज टू ऐड नेक्स्ट लाइन, यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए और नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बी आर टैग का यूज करते हैं। अच्छा, अब ये कुछ टैग्स हैं हमारे पास। बोल्ड, अब बोल्ड टैग क्या करता है, अब बोल्ड टैग क्या करेगा, यानी कि इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ बोल्ड करूँ, तो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगा बी। अब देखो ये क्लोजिंग टैग भी साथ में आ गया। फिलहाल हमें क्लोजिंग टैग को क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि अब इस बोल्ड के अंदर जो भी चीज़ आएगी इसको हमने कॉपी किया इसकी क्लोजिंग टैग को, और इसकी क्लोजिंग टैग को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने बोल्ड का टैग इस्तेमाल कर दिया, यानी कि मेरा जो भी पैराग्राफ का टेक्स्ट लिखा है इसको तुम क्या कर दो, बोल्ड कर दो। मैं जब आऊंगा अपने ब्राउजर पर तो मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ठीक है, फिलहाल हम लोग इमेज को यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा दें। तो अब मेरा क्या हो गया, जो भी टेक्स्ट था ये बोल्ड हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अपने पैराग्राफ के अंदर कौन से टैग का इस्तेमाल किया, बोल्ड का टैग का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मेरी ये चीज़ क्या हो गई, बोल्ड हो गई। अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसको आप कौन से टैग के अंदर लिखोगे, बोल्ड टैग के अंदर लिखोगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, किस तरह, आप डायरेक्ट लिखो बोल्ड, यानी कि अगर आप दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जब आऊंगा तो मेरे पास क्या, ये चीज़ बोल्ड हुई भी लिखी हुई आ जाएगी। तो बोल्ड टैग के लिए हम लोग कौन सी किस चीज़ को यूज़ करते हैं, बी टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करवाने के लिए हम कौन से टैग को इस्तेमाल करते हैं, इस बी टैग को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट को क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। जो भी इस टैग के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। अब आ जाता है इटैलिक। मैं चाहता हूँ मेरा जो भी जो है ना टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉर्म में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उसको लिखूंगा किसके अंदर, आई के अंदर। तो दिस इज अ पैराग्राफ। तो अब मैं जब इसको चेक करूंगा ब्राउजर में आके, तो मेरा ये किस फॉर्म में आ गया, इटैलिक फॉर्म में आ गया। तो अगर आप अपने पैराग्राफ को भी इटैलिक फॉर्म में करना चाहते हो तो उसको पहले पैराग्राफ लिख के, या डायरेक्ट आप क्या कर दो, इसको उसके अंदर दे दो आई टैग के अंदर। ठीक है, तो आई टैग क्या करता है, हमारे जो भी टेक्स्ट है उसको क्या कर देगा, इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ स्मॉल स्मॉल टैग्स हैं जो आपको यूजफुल, आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे आगे जाके। तीसरी चीज है अंडरलाइन। आप चाहते हो कि आपका जो भी चीज लिखी हुई है वो अंडरलाइन होकर आए, यानी कि मैंने देखो एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज कोडिंग विद हमाद। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो कोडिंग विद हमाद है ना, ठीक है, ये क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, लेकिन बाकी जो दिस इज है ये वैसे के वैसा रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यू का टैग लगाऊंगा। अब मुझे पता है यू का टैग ओपन और क्लोज होगा, तो मैं जो क्लोजिंग टैग है उसको कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दिया। अब ये जो कोडिंग विद हमारा ये कौन से टैग के अंदर आ गया, अब इस यू टैग के अंदर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन ये जो दिस इज है ये अंडरलाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पी टैग के अंदर है, यू टैग के अंदर ओनली कोडिंग विद हमाद है, और मुझे दिस इज को करना ही नहीं अंडरलाइन, मुझे सिर्फ किसको करना है, कोडिंग विद हमाद को। तो क्या हुआ, कोडिंग विद हमाद क्या हो गया मेरा, अंडरलाइन होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको यू टैग के अंदर लिखा। तो यू टैग के अंदर जो चीज होती है हमारी वो क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी। तो हमारे देखो बहुत सारा टैक्स होता है उसके तरफ चाहते हैं कोई चीज अंडरलाइन, तो उसको हम किसके अंदर लिख सकते हैं, यू टैग के अंदर लिख सकते हैं। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने हेडिंग टैग्स को देखा, हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, इमेज टैग को देखा हम लोगों ने, एंकर टैग को देखा हम लोगों ने, पैराग्राफ टैग को देखा, इटैलिक टैग को देखा। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ठीक है, इटैलिक टैग का, इसको थोड़ा मैं जूम कर लूंगा, ठीक है, ताकि आपको बेटर थोड़ा समझ आए। किसी चीज़ को अंडरलाइन करना हो तो यू टैग का इस्तेमाल कर लेंगे। अब यू टैग के अंदर जो चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगी। तो इसको मैं कमिट भी कर देता हूँ। कमिट करने का क्या तरीका होता है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश
अंडरलाइन टैग, इसको मैं लिख दिया मैंने अंडरलाइन टैग, ये हमारा क्या हो गया, अंडरलाइन टैग हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा कमेंट करके लिखा, मैं बोलता हूँ इटैलिक टैग, यानी कि ये चीज किस में कर देगी, टैग के अंदर जो भी चीज होगी वो किस फॉर्म में हो जाएगी, इटैलिक फॉर्म में हो जाएगी। इसके लिए हम लोग लिखते हैं आई टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर भी लिख दिया मैंने हम्माद। अब मैं नीचे वाली आखिरी चीज लिखूंगा, मैंने क्या किया, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किया, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली कमिट का जो चीज है वो आ गई। अब जो चीज इसके अंदर लिखूंगा वो कमिट हुई होगी, वो हमारे वेब पेज पे दिखाई नहीं देगी। ये चीज हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या चीज परफॉर्म किया। तो मैं यहाँ लिखूंगा बोल्ड टैग, यानी कि इसके अंदर जो चीज हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आया, तो बोल्ड करने के लिए हम कौन से टैग को इस्तेमाल करेंगे, बी टैग को, और इसके अंदर मैंने लिखा हमाद। अब मैंने यहाँ 3 टैग इस्तेमाल किए। तो जब मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा, ठीक है, तो देखो अब ये तीनों चीजें मेरे पास आ गई हैं। अंडरलाइन यू से लिखा था, इटैलिक आई से लिखा था, और बोल्ड बी से लिखा था। और यहाँ पर ही अच्छा तरीका क्या इस्तेमाल करने का, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बी आर टैग को इस्तेमाल करूंगा तो मेरी लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और बी आर को इस्तेमाल करूंगा ब्रेक हो जाएगी। तो सॉरी, ये हम लोगों ने, हाँ बी आर, ठीक है, तो ब्रेक होगी। अब मैं यहाँ पर आऊंगा ब्राउजर पे, अब देखो ये चीजें मेरी लाइन वाइज आएगी क्योंकि मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये हमारा आई की मदद से आया, हमारा जो आया था ये हमारा आया था यू की मदद से। यू इसलिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज के अंदर लाइन देने के लिए, इसको अंडरलाइन करने के लिए यू टैग को। आई टैग को इस्तेमाल करते हैं अपने टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और बी टैग को इस्तेमाल करते हैं अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो ये 3 टैग्स हमने देखे। ये हमारे 5 हेडिंग टैग्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हेडिंग के लिए यूज करते हैं। पी टैग आपको मैंने बता दिया पैराग्राफ के लिए यूज होता है। एंकर टैग हमारे पास, हम लोग देख लेते हैं दोबारा। एंकर टैग होता है हमारे पास किसी भी चीज का लिंक देने के लिए। एब्सोल्यूट लिंक वो होता है जो हम लोग किसी और वेबसाइट का होता है, अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, तो उसका लिंक हम जब अपनी वेबसाइट के अंदर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट लिंक। तो हम अपनी वेब पेज से किसी और वेब पेज पे भी जा सकते हैं। और इसके थ्रू हम लोग रिलेटिव लिंक भी देते हैं, यानी कि हम लोगों ने बहुत सारी फाइल्स बनाई है HTML की, मैं चाहता हूँ एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करूँ, तो उसके अंदर भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ए एंकर टैग के अंदर हम लोग लिंक दे रहे होते हैं किसका, दूसरे पेज का। तो हम लोग एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जा रहे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लिंक, यानी कि अपने वेब पेज के अंदर ही हम लोग मूव कर रहे होते हैं दूसरे पेज की तरफ। एंकर टैग हो गया हमारे पास, पी टैग हम लोगों ने कर लिया। इमेज टैग, इमेज टैग मैंने आपको बता दिया, अपने वेब पेज पे कोई भी इमेज शो कराने के लिए आप क्या करते हो, या आप गूगल से किसी इमेज का एड्रेस कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दोगे, ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, आपके पास शो हो जाएगी। या फिर अगर आप चाहते हो अपने फोल्डर के अंदर ही आपके पास कोई इमेज है, आपकी आपके कंप्यूटर के अंदर ही कोई इमेज आप शो करवाना चाहते हो, आप क्या करोगे, आपको जो HTML का फोल्डर है उसके अंदर ही एक फोल्डर बनाओगे, ठीक है, कौन सा मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर आप एक फोल्डर बनाओगे, जैसे कि मेरा ये HTML का फोल्डर है। अब इसके अंदर 2 पेजेस हैं, एक इंडेक्स और एक मेरे पास कॉन्टैक्ट, जो मैंने आपको बताया ना रिलेटिव लिंक। तो रिलेटिव के लिए मैंने क्या किया, एक कॉन्टैक्ट डॉट HTML का पेज बनाया, उसको मैंने लिंक कर दिया, यानी कि अब मैं रिलेटिव लिंक मैंने क्या कर दिया, एंकर टैग की मदद से मैंने दे दिया अपने HTML के अंदर, तो मैं एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव हो सकता हूँ। इसी तरह मैंने इसके अंदर एक फोल्डर बनाया स्टाइल का, उसके अंदर मैंने क्या कर दी, इमेज दे दी, ठीक है। अब जब मैं आऊंगा VS कोड पे, मैं चाहता हूँ मेरी कोई इमेज शो, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इमेज का टैग लिखूंगा, इमेज लिखा। आपको इसके अंदर पता है मैंने आर्टिब्यूट इस्तेमाल किया था, कौन सा, सोर्स का, सोर्स लिखूंगा। सोर्स उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, फोल्डर के बोलेंगे अंदर जाओ। अब ये 3 चीजें मुझे दिखा रहा है, अब ये 2 वो पेजेस हैं और ये तीसरी वो क्या, फोल्डर है। फोल्डर में गया और उसने ढूंढ लिया, ये पिक्चर पड़ी है, तो आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, बोलेगा हाँ। अब ये क्या हो जाएगी, इमेज मेरे पास ब्राउजर पे शो हो जाएगी। तो ये ब्राउजर में मेरे पास क्या होगी, इमेज शो हो गई, ठीक है। तो ये तरीका होता है इमेज का। या अगर मुझे, मैं जा रहा हूँ कि मैंने यहाँ लिखा कार, तो मेरे पास ये कार आ गई, मैं चाहता हूँ इस कार को मैं क्या करूँ, डिस्प्ले कराऊँ। तो इसको मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसकी जगह क्या दे दिया, उसका एड्रेस दे दिया। अब क्या होगा, अब मैं जब अपने ब्राउजर पे आऊंगा, जब इसको कंट्रोल R करूंगा तो मेरी कार के यहाँ पे आ गया। अब ये 2 तरीके हैं, आप गूगल से भी एड्रेस कॉपी करके यहाँ दे सकते हो, या अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई चीज़ है, आप अपने उस फोल्डर के अंदर आके कोर फोल्डर बनाओ, वहाँ पे सारी इमेजेस दो, देन उसको यहाँ पे आके
उसको बता दो, उसकी सोर्स बता दो, यहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है, उसी फोल्डर के अंदर उसकी सोर्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने इमेज को भी कर लिया, इमेज वाले टैग को भी, और हमने एंकर टैग को भी कर लिया, जिसके अंदर हम लोग एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव हो रहे होते हैं या दूसरे वेब पेज पे जा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, हम लोगों ने बहुत काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप इसको स्टडी कर सकते हो, बार बार वीडियो को देख के आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मजीद बाकी टैग्स पे हम लोग काम करें। ठीक है, और जल्द से जल्द हम लोग अपनी HTML को कवर करें। फिर हम लोग आएंगे CSS पे। CSS पे हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग वेब पेज है हमारा, ठीक है, ये पेज बिल्कुल अभी सादा है, इसके अंदर ना कोई कलरिंग है ना कोई डिजाइन है, तो हम लोग किसकी मदद से कर रहे होंगे, CSS की मदद से। तो हम लोग जल्द से जल्द HTML को खत्म करेंगे, टैग्स को डिस्कस करके, फिर हम लोग आएंगे CSS पे। CSS में हम लोग बेसिकली HTML को ही, HTML के ऊपर ही और कलरिंग और स्टाइलिंग कर रहे होंगे, तो हमारी HTML भी CSS में दोबारा से रिवाइज हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से HTML को यहीं से स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द HTML को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग जल्द से जल्द CSS पे आए और CSS को कवर कर लें। ठीक है।